इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जो अपनी ताकत के लिए जाने गए, लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई इंसान रातों रात खून खराबे से नफरत करके दुनिया भर में शांति का दूत बन सकता है? कलिंग का युद्ध महज दो सेनाओं की लड़ाई बिल्कुल नहीं था। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने हमारे इतिहास और इंसानियत की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम इसी दिलचस्प सफर पर चलेंगे। इस सफर में हम मुख्य रूप से 5 अहम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। अशोक और उनका विशाल मौर्य साम्राज्य, कलिंग राज्य का वो खास महत्व, कलिंग युद्ध का खौफनाक विनाश, अशोक का हृदय परिवर्तन और आखिर में धम्मनीति और उसकी आज के समय में विरासत। तो चलिए पहला हिस्सा देखते हैं, अशोक और मौर्य साम्राज्य। आइए समझते हैं कि उस दौर में इस साम्राज्य का स्केल आखिर कितना बड़ा था। इस टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि अशोक को विरासत में ही एक बेहद ताकतवर राज्य मिला था। दादा चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य की बेजोड़ बुद्धिमत्ता से रखी गई नींव, जिसे पिता बिंदुसार ने और भी मजबूत किया। 268 ईसा पूर्व आते आते जब अशोक गद्दी पर बैठे तो सच कहूं तो लगभग पूरा भारत उनके कदमों में था। शुरुआती दिनों की बात करें तो अशोक का स्वभाव बहुत ही कठोर, बल्कि यूं कहें कि बेहद अड़ियल था। उनका बस एक ही लक्ष्य था, पूर्ण प्रभुत्व। कोई भी विद्रोह हो उसे वो पूरी बेरहमी से कुचल देते थे। यहाँ तक कि इतिहास बताता है कि सत्ता पाने के लिए उन्हें अपने ही भाइयों से भीषण संघर्ष करना पड़ा था। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पूरी तरह से कंट्रोल। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कलिंग राज्य का महत्व। सोचने वाली बात है कि आखिर इस अकेले राज्य में ऐसा क्या खास था जो इतने विशाल मौर्य साम्राज्य की आंखों में खटक रहा था। सच बताऊं तो कलिंग को जीतना कोई मामूली शौक नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक मजबूरी थी। आज के उड़ीसा के आसपास बसा कलिंग उस समय बेशुमार दौलत और समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा हब था। इसके लोग अपनी आज़ादी से बेहद प्यार करते थे और मौर्यों के सामने झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब इतने बड़े साम्राज्य के बीचों बीच एक स्वतंत्र राज्य का सीना तानकर खड़े रहना, जाहिर है अशोक के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक खतरा था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इन दोनों सेनाओं का भारी अंतर है। एक तरफ थी मौर्यों की वो विशाल वॉर मशीन जिसमें लाखों सैनिक, हजारों घोड़े, विशालकाय हाथी और रथ थे, और दूसरी तरफ कलिंग के रक्षक। भले ही उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनके सीने में अपनी मातृभूमि और आज़ादी के लिए जो देशभक्ति की आग जल रही थी, उसे कोई हरा नहीं सकता था। तीसरा हिस्सा, कलिंग युद्ध का भीषण विनाश। और यही सारे हालात हमें ले जाते हैं 261 ईसा पूर्व के उस खौफनाक और प्रलयंकारी टकराव की तरफ। जब मौर्य सेना का आक्रमण हुआ तो पूरा मैदान तलवारों की भयानक आवाज़ों और हाथियों की गर्जना से दहल उठा। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। कलिंग के आम लोगों तक ने, जो सैनिक भी नहीं थे, हताशा में अपने घरों से हथियार उठा लिए और अपने राज्य को बचाने के लिए मौर्यों का डटकर सामना किया। इस तबाही का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि इस बेइंतहा हिंसा में लगभग 1 लाख लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरे 1 लाख लोग। और बात यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1,50,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। अनगिनत परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। हजारों लोग बुरी तरह घायल हुए और अपने ही घर में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। जीत तो मिल गई, लेकिन जब सम्राट अशोक ने उस युद्ध भूमि का दौरा किया तो वहां सिर्फ बिखरी हुई लाशें और रोते बिलखते बच्चे थे। बताया जाता है कि खून खराबा इस कदर हुआ था कि पास बहने वाली दया नदी का पानी बिल्कुल लाल हो गया था। ये खौफनाक मंजर उस क्रूर विजेता के जीवन का सबसे अंधकारमय लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। चौथा हिस्सा, अशोक का हृदय परिवर्तन। इस महाविनाश ने एक बेहद कठोर शासक को अंदर तक पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इस अपार तबाही को अपनी आंखों से देखने के बाद अशोक का अहंकार बुरी तरह टूट गया। उन्हें गहराई से ये एहसास हुआ कि युद्ध केवल और केवल मौत और विनाश लाता है। यहीं से जन्म हुआ उस महान विचार का कि सच्ची विजय कभी तलवार से नहीं, बल्कि धर्म और मानवता से हासिल की जाती है। हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़कर अशोक ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को दिल से अपना लिया। उन्होंने अपनी जो पुरानी सैन्य विजय की नीति थी, उसे धम्म की नीति में बदल दिया।
अब देखिए, ये धम्म कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं था, बल्कि ये अहिंसा, जन कल्याण और एक बेहद नैतिक शासन व्यवस्था का मूल सिद्धांत था। और अब हमारा पांचवां और आखिरी हिस्सा, धम्म नीति और आधुनिक विरासत। ये बदलाव कोई मामूली बात नहीं थी, इसने पूरे वैश्विक इतिहास की नींव ही बदल दी। प्रशासन के नज़रिए से ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। जो राजा कभी अहंकार और हिंसक विस्तार के नशे में युद्ध के मैदान सजाता था, वो रातों रात एक ऐसा परोपकारी शासक बन गया जिसका पूरा फोकस अब अस्पताल बनवाने, सड़कें बनाने, कुएं खुदवाने, पेड़ लगाने और हर धर्म का सम्मान करने पर था। उस जमाने में किसी भी सम्राट के लिए ऐसा सोचना वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। अशोक चाहते थे कि शांति के ये नए आदर्श उनके जाने के बाद भी जिंदा रहें, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। बड़े पैमाने पर होने वाले युद्धों को पूरी तरह बैन कर दिया गया। सच्चाई और करुणा के संदेशों को बड़ी बड़ी चट्टानों और स्तंभों पर उकेरा गया। और सबसे कमाल की बात, शांति का ये संदेश सिर्फ भारत तक नहीं रुका। चीन, श्रीलंका और बाकी देशों तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए विशेष दूत भेजे गए। ये ऐतिहासिक सफर हमें बताता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक महज एक राजा नहीं रहे, वो पूरी दुनिया में शांति के एक अमर प्रतीक बन गए। आज भी अगर हम देखें तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच जो अशोक चक्र है, या जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, वो उसी करुणा और धम्म की नीति की याद दिलाते हैं। उनकी छोड़ी हुई ये छाप आज भारत की पहचान का सबसे अहम हिस्सा है। इस ऐतिहासिक चर्चा के अंत में दया नदी के लाल किनारों से निकला एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानवता है? क्या सच्ची महानता दूसरों पर कब्जा करने में है, या फिर पूरी इंसानियत की भलाई के लिए अपने खुद के अहंकार को हराने में? ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जिस पर हम सबको आज भी गहराई से सोचने की जरूरत है।